वदिन्छु कल गरौँ। इस प्रकार से सभी ग्रामीण जो हैं अपने अपने गौशालाओं की तरफ जो है प्रातः दूध धोने के लिए, अपने गौशालाओं से गोबर निकालने के लिए, अपने पशुओं को चारा देने के लिए आगे बढ़ते हैं। प्रातःकाल इस प्रकार से जो छनियों के जो है द्वार खोले जाते हैं, ताला खोला जाता है जंगली जानवरों से बचाने के लिए। पशुओं को इस प्रकार से जो सुरक्षित तरीके से जो है गौशालाओं में बांधा जाता है। और ये देखें तो सामने इस प्रकार से जो है ये गांव में इस प्रकार से जो है पशु जो है छन्नी के अंदर, गौशालाओं के अंदर बांधे जाते हैं, इनको रखा जाता है। और इसके अंदर काफ़ी गर्मी है, ठंड का बिल्कुल एहसास नहीं हो रहा है। पहाड़ में बिल्कुल बहुत ठंड पड़ती है, इस क्षेत्र में बहुत बर्फ़ पड़ती है। और पशुओं के लिए जो है पूरी व्यवस्था की गई है अच्छे से रहने की। इस प्रकार से गौशाला के अंदर आप देखें तो पशु बांधे गए हैं। इस प्रकार से सुबह सुबह प्रातःकाल जो है पशुओं को चारा खिलाया जाता है, इसको बोलते हैं पिंडा। बेटा आपका नाम क्या है? हिमांशी। हिमांशी, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9 में। 9 में। कौन से विद्यालय में? मुसेठी विद्यालय में पढ़ते हैं आप? तो मुसेठी में विद्यालय है आपका? कितने कितने बच्चे पढ़ते हैं उस विद्यालय में? एक बटी है। हाँ, एक बटी। कद का बच्चे जल्दी? 7 बच्चा। और बिटिया आप कौन सी क्लास में हैं? आप स्कूल नहीं जाते? नहीं। क्यों स्कूल क्यों नहीं जाते आप? स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता आपको? नहीं। अच्छा, गांव में क्या क्या काम करते हो आप? घास काटना, वोल गाड्नु, सोलर ल्याउनु, वोल ढुँड्नु। और खेती में क्या करेंगी? वदिन्छु कल गरौँ। हाँ। तो आप कितने बजे उठ जाते हैं सुबह? हाँ, मैं तो उठ जाऊँ 5 बजे। 5 बजे? हाँ। 5 बजे उठ के फिर आप ये गौशाला मान दिए हैं? हाँ। अच्छा, ठीक। गौशाला मान तसी भैंसा गढ़नी, मोल गढ़ना, दूध गढ़ना। अच्छा। ये काम तो मुझे पान खिलाना, घास फूस देना। अच्छा, तो आज खेती में क्या क्या काम होना चाहिए आजकल? आजकल खेत में कुछ नहीं होना काम, आजकल मोल ढूंढना खेत में बस। अच्छा, गेहूँ बोते ली? गेहूँ बुई चली। अच्छा, अब बरखा नहीं होनी चाहिए ना तो बरखा नहीं होना तो बस गेहूँ जाए नीचे अभी। अच्छा। हाँ। तो खेती कर दूर चापा के बहुत दूर 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 भी है, जहाँ यू भी या भी ओ पूरा में भी। अच्छा। तो ये देखिए गांव में इस प्रकार से खेती में बता रहे हैं कि जो है दूर दूर जाकर के खेती भी करनी पड़ती है। तो गांव में क्या क्या अनाज होंदिया का? या कुंदू, झुंगोरू, कोदू, गेहूँ बस। अच्छा। भट्ट बुट चूहा। अच्छा, चूहा भी होंगे? हाँ। अच्छा, तो आलू प्याज भी तो हों दिया? हाँ, आलू प्याज मूला। तो बेचन चाहिए आप कि ना भाई बेचना वो रखो नहीं जानवर। अच्छा, जानवर चाहिए? हाँ, जानवर चाहिए बहुत ज्यादा। अच्छा, आप बोल कभी एक जो जनप्रतिनिधि से प्रधान जी उनसे बात नहीं बताया कि भाई जानवर आना चाहिए? कन्या जो ज्यादा कह प्रधान जी से बाढ़ बस। अच्छा, बाढ़ के नीचे भी? अच्छा। अरे कह ना पूरी नहीं करी अभी। अच्छा, ये सारे ये को बढ़ाना जानवर तो बाढ़ करे कुछ फायदा हुआ था? ना कुछ नहीं आया, सारा खुला जी को बट सारा आना चाहिए ऊपर। तो जानवर को क्या क्या जानवर आंदी है पुंगड़ में? जो सुंगर। हाँ। जड़ो हुंदे एक सरौ। हाँ। और सोला बस ये ची।
अच्छा ये आंधी के हाँ भारी नुकसान कर रहा था। मरे नुकसान नहीं बोला तो उल्टी अल्टी जानी खाया को गुड़ी बांदर। अरे हाँ तब भी अपन गुजरा खंड तो अनाज हो ही जानवर ना। हाँ जरा जरा हो जाता अभी। अच्छा अच्छा हाँ हाँ चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हाँ सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम है दलबीर सिंह भंडारिया जी। तो भंडारी जी आप जो है इसी गांव के निवासी हैं। जी जी जी। हम आप अपने विषय में बताइए कि आपने जो है कहाँ कहाँ जॉब करी है और किस तरीके से आप इस गांव में रह रहे हैं। हमने साहब पढ़ाई की थी कक्षा 12 तक थी सर जी 1991 में। हमने 91 भी मैंने 12वीं कर दिया था। उसके बाद हम दिल्ली चले गए, होटल ट्रेनिंग की, होटल में जॉब भी किए। दिल्ली में क्या कहाँ पर काम किया आपने? मैंने अशोका होटल में काम किया था, वहीं ट्रेनिंग की थी, जी वहीं जॉब किया। तो अशोक होटल तो अपने आप में एक नामी होटल है, काफ़ी बड़ा होटल है। तो जॉब छोड़ने का प्रमुख कारण क्या रहा आपका? जॉब छोड़ने का प्रमुख कारण मैंने कहा घर में देखते हैं अपनी खेती बाड़ी सब चीज़ों को घर में संभालते हैं, परंतु कोई फायदा नहीं है घर में। ये तो घर में क्यों फ़ायदा नहीं दिख रहा आपको? क्योंकि इतना अच्छा आबो हवा है, सब कुछ वातावरण साफ सुथरा है तो सही, दिन भर खेती में काम करो, रात को जंगली जानवर आ जाते हैं, सारे उखाड़ करके चले जाते हैं। मतलब मेहनत का फल नहीं मिल रहा है गाँव में भी। नहीं, इसका सूटेबल नहीं हो रहा सही। तो जैसे आपने इतने बड़े होटल में काम किया और दिल्ली में आप रहे, एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, बहुत बड़ा हमारा देश की राजधानी है। तो राजधानी से आकर के आप जो है ये अपने पैतृक निवास में आप यहाँ आके बस गए दोबारा से। दोबारा बस तो सिर्फ ये था कि मतलब अपने गांव में आकर के बसना है और यहीं मतलब कुछ करना है, ये अपना- मन में। अपने मन में तो ये ठाना था कि हम कुछ करेंगे, अच्छा पर कर ही रहे। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, किसी खेती से निर्भर भी है, पर आगे ऐसा कुछ नहीं हो रहा मतलब इसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा। नहीं तो गवर्नमेंट को आपने इस गांव में जो समस्याएं जैसे जंगली जानवर घुसते हैं और दिक्कतें हैं, तो आपने इसके विषय में कभी गवर्नमेंट को इस चीज़ के बारे में बताया नहीं? यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उन जनप्रतिनिधियों को आपने बताया नहीं? मैंने मुख्यमंत्री उसमें राहत मुख्यमंत्री ऐप खोला था, जी उस पर डाला था मैंने इसका वो एक ग्राम मुसट्टी वार्ड नंबर 1 झिंझी तोक के जानवरों ने आतंक मचा रखा है। तो इसके सर्वे हुई थी 5 किलोमीटर की, रोड के ऊपर 1 किलोमीटर है, रोड के नीचे 4 किलोमीटर। तो अभी वो 5 किलोमीटर की जगह वो आधा किलोमीटर भी पूरा नहीं हुआ दीवार घेरबार। अच्छा, यहाँ का प्रमुख धंधा है क्या? मतलब कृषि है या यहाँ पे अन्य लोग रोजगार कुछ और भी करते हैं? नहीं, ये कृषि से निर्भर है। आप कृषि पे निर्भर है। कृषि पे निर्भर है, खेती पे। खेती से ही लोग अपने आलू, मूला, प्याज, सारी सब्जियाँ बेचते हैं ऐसे करके। तो आपके आय का प्रमुख साधन है क्या? मतलब आप कृषि से ही कमाते हैं? मतलब कितनी आमदनी हो जाती है आपकी? आमदनी ऐसे है कि सीजन पे देखते हैं कि 10-12 हज़ार 15 हज़ार एक सीजन पे मतलब 6-6 महीने का सीजन होता होगा। हाँ। सीजन 6 महीने का होता है, 4 महीने का सीजन होता है आपका? 6 महीने का। 6 महीने का सीजन होता है। तो 6 महीने में जो फसल होती है आप उसको 10-12 हज़ार रुपये कमा पाते हैं। तो इससे गुजारा हो जाता है परिवार का? तब दिहाड़ी मजदूरी भी करनी पड़ती है। अच्छा, तो एक मुहिम चलाई सरकार ने कि 100 दिन की गारंटी रोजगार योजना, जिसके मनरेगा के नाम से जाना जाता है। तो मनरेगा में भी आपने काम किया है? हाँ, वो भी चल ही रहा है। वो भी चल रहा है। तो उसमें 8 घंटे मेरे ख्याल से काम करने का प्रावधान है। 8 घंटे। तो 8 घंटे काम करने का 201 रुपये मिलते हैं, मैंने सुना है उस योजना हाँ, में। 201 क्योंकि 201 रुपये जो सरकार दे रही है उससे खुश हैं आप लोग? नहीं, हम तो अपने खेती से खुश हैं, अपने काम से। अच्छा, अब 8 घंटे हम वहाँ लगाए, 30 सच्चा अपने खेती पे लगाए, जी जी जी। है ना। अब कुछ करके कुछ मिल भी जाएगा। तो जैसे सिर्फ कृषि है या पशुपालन भी? नहीं, पशुपालन भी है, अच्छा, गाय भैंस हैं, बैल है। तो दूध घी वगैरह बेचते हैं आप या सिर्फ जो है केवल खेती बाड़ी पे डिपेंड ना होते ना, घी बेचते हैं, दूध तो नहीं बेचते हैं। हैं? घी किस रेट से बिक जाता है लगभग? घी चला जाता है 600 रुपये किलो के 600 रुपये किलो। तो कितना किलो एक साल के अंदर अगर मैं एवरेज लगाऊँ तो एक साल में आप कितना किलो घी बेच सकते हैं? हाँ, ऐसा है कि मतलब सीजन पे है कि जब तक भैंस दूध देगी तब तक घी बेच सकते हैं। लगभग कितना किलो घी बिक जाता होगा साल भर में अगर आपका भैंस ठीक ठाक दूध दे रही है तो? ऐसा है कि 10-12 के करीबन ताऊ इसको बेच देते हैं, 10-1200 पर ही बेच देंगे। अच्छा, तो मित्रों अगर देखा जाए तो अगर डेयरी फार्म का भी अगर डेयरी फार्म योजना भी अगर गांव के अंदर चलाई जाए तो अगर घी 6 से प्योर घी को लेने के लिए आजकल प्योर घी तो मार्केट में वैसे भी नहीं मिलता। नहीं मिलता है। सब मिक्स घी मिल रहा है, पता नहीं क्या क्या मिला के जो कंपनियां बड़ी बड़ी कंपनियां बेच रही हैं। और प्योर घी का एक
एक ठप्पा लगा देते कि शुद्ध देसी घी है, शुद्ध देसी घी लिखते हैं, लेकिन वो शुद्ध देसी घी होता नहीं है। आप 600 रुपये किलो यदि पहाड़ से अगर घी लेकर के भी जाएंगे तो मित्रों आप उसका स्वाद ही आप एक बार मुंह में रखेंगे तो वो मिश्री की तरह गल जाएगा। बिल्कुल है ना। तो घी वगैरह आप बेचते हैं, बाकी खेती बाड़ी से अनाज वगैरह बेचते हैं। तो वार्षिक आय अगर आपकी लगाया जाए तो आप साल भर में कितना कमा लेते हैं सब चीज़ों को अगर लगाया जाए तो? 30-35 ऐसे कुछ होता 30-35 हज़ार रुपये कमा लेते हैं। यही होता सीजन पे। मित्रों तो 30-35 हज़ार रुपये सालाना कमाना और उसमें एक घर परिवार चलाना वास्तव में बहुत ही आप लोगों को सैल्यूट है, जिस तरीके से आप लोग यहाँ पर इतनी मेहनत कर रहे हैं। और केवल 30-35 हज़ार रुपये, जहाँ आप देखिए तो आज की डेट में अगर हम किसी सरकारी जॉब पर अगर लगें तो 30-35 हज़ार रुपये स्टार्टिंग सैलरी पर महीने की मिल जाती है। बिल्कुल। वहीं आप 30-35 हज़ार रुपये साल भर में अपना गुजारा कर रहे हैं। तो एक जो है मैं सरकार से आग्रह करूँगा कि आप, मेरी एक रिक्वेस्ट है यहाँ के जो शासन में जो सरकारें हैं या केंद्र में जो सरकार है, कृपया आप गाँव की तरफ ध्यान दें, ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ ध्यान दें। अब किसानों को जो आप देखिए आलू प्याज इतना महंगा बिक रहा है मार्केट में, तो आप किस रेट से आलू बेचते हैं? हमारे यहाँ जब आलू की खेती होती है तो 10 से 12 रुपये किलो से ऊपर नहीं जाता है, उसी टाइम निकाल लेते हैं। 10-12 रुपये 10-12 रुपये किलो। और वही आलू मार्केट में कितना बिकता है? अभी चल रहा हो 30-40 हैं। प्याज बेचते हैं 15 रुपये 20 रुपये किलो, तो वह भी चल रहा है 50 रुपये। ऐसे ही यहाँ ये समस्या मतलब लगातार बनी हुई है। आप लोग एक तो यहाँ से आप बेचते किसको है, मतलब यहाँ से जो बिचौलिए आते हैं बाहर के लोग आके खरीद के जाते हैं आपसे? बाहर के लोग भी आते हैं, फिर हमें मार्केट में छोड़ना पड़ता है। बनिए जो अपनी दुकानें खोल के बैठे हैं उनको आप बेचते हैं तो आपसे सस्ता लेके महंगा बेचते हैं? महंगा बेचते हैं, मतलब तिगुना आपसे कमाते हैं। बिल्कुल, वो तो 2-3 रुपये तो कर लेते हैं। मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी साग सब्जी हो रही है उसके लिए एक मूल्य निर्धारित किया जाए, और ताकि जो है ऐसे किसानों को जो अपना, आप देखिए रिवर्स माइग्रेशन कहती है गवर्नमेंट, तो ये जीता जागता एक एग्जांपल है सामने कि दिलबर सिंह जी अपने मेट्रोपॉलिटन सिटी को छोड़ करके आज इस गांव में आकर के खेती कर रहे हैं। तो इससे बड़ा एग्जांपल और क्या मिलेगा हमारे उत्तराखंड की सरकार को? मैं उत्तराखंड सरकार से रिक्वेस्ट करूँगा कि एक मूल्य निर्धारित करे कि अपने सामान को बेचने के लिए जो भी वो खेती में पैदावार कर रहे हैं या खेती में फसलें उगा रहे हैं उसको एक मार्केट में निर्धारित मूल्य तैयार करे, ताकि जो है इनको एक उचित मूल्य मिल सके और अच्छी कमाई कर सके। आज 35 हज़ार रुपये, आप बताइए क्या होता है? आपके परिवार में कितने मेंबर्स हैं? मेरे परिवार में 5 व्यक्ति। अब आप देखिए 5 व्यक्ति 35 हज़ार में गुजारा कर रहे हैं, और वहीं पर जो है हमारे जो सरकारी डिपार्टमेंट में लोग जॉब कर रहे हैं या प्राइवेट में लोग लाखों रुपए सैलरी ले रहे हैं, तब भी उनका मेरे ख्याल से पेट नहीं भरता है शायद। वो भी मतलब जो है यहाँ के जनप्रतिनिधि कई पैसे खा जाते होंगे। बिल्कुल, योजनाओं के नाम पे होता ही है। तो आपके पास अपनी कोई कार वार है? नहीं जी, कुछ नहीं। आपके अपनी कोई मोटरसाइकिल है? कुछ नहीं। कोई साइकिल है? कुछ नहीं। तो देखिए मित्रों कि एक मेट्रोपॉलिटन सिटी से छोड़ करके एक व्यक्ति अपने गांव में आकर के बसा है, और आज वो उसके पास अपनी एक साइकिल भी नहीं है, एक मोटरसाइकिल नहीं है और एक कार नहीं है। और यही एक जनप्रतिनिधि आज एक एमएलए बन जाता है या एमपी बन जाता है तो उसको सुविधाओं के नाम पर या मोटी बड़ी गाड़ियाँ मिलती हैं, बड़ी जो है उनको जो है लाभ मिलते हैं, कहीं पेंशन का लाभ मिलता है, 5 साल में के बाद भी उनको पेंशन लग जाती है, और वो उनके लिए सस्ता खाना उन लोगों को मिलता है, कहीं बिजली का बिल माफ, फलानी जगह ये फलानी जगह वो। तो आपको कोई सुविधा इस प्रकार की दे रही है गवर्नमेंट? नहीं जी। वास्तव में मैं तो आपको दिल से धन्यवाद करूँगा कि आपने जो है ये मुहिम को आगे बढ़ाया। रिवर्स माइग्रेशन कहते हैं कि भाई पलायन को रोको, लेकिन आपने उसका एग्जाम्पल सेट किया है जी। बस आपके लिए बहुत मेरा दिल से सैल्यूट है। आपको बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा कि मतलब आप उत्तराखंड में आकर दोबारा से बसे हैं। और मैं गुजारिश करता हूँ उत्तराखंड की सरकार से या केंद्र में जो सरकार है, कृपया मैं आपसे पर्सनली दिल से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे क्षेत्रों पर ज़रूर जाएं। ऐसे ये एक मैं इस वीडियो के माध्यम से आज जो एक दर्द है मुसेठी गांव का, झिंझी जो एक हिस्सा है मुसेठी गांव का, वो झिंझी का एक हिस्से को जो मैं आपके दर्द के रूप में इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से आपको दिखाने जा रहा हूँ। और हमारे जो मित्र हैं, हमारे भाई तुल्य जो दिलबर सिंह भंडारी जी हैं, जो गाँव शहर को छोड़कर आज गाँव में बसे हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए कुछ ज़रूर करें ताकि जो सरकारी योजनाएँ हैं और हमारे गाँव गुठियार जो है जीवित रहे, हमारी संस्कृति जीवित रहे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद दिलबर सिंह जी, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। तो मेरे साथ में अभी बैठे हैं वीर सिंह भंडारी जी। तो भंडारी जी आप बताइए कि इस गांव में कितने लोग रहते हैं? इस गांव में मतलब 100 का मौस है, 100 इसका 100 मौस है। 100 मौस है। मतलब ये गांव तो लेकिन 2 पार्ट में, एक हिस्सा तो गांव का उस तरफ है और एक हिस्सा ये। हाँ, तो एक हिस्सा भी अलग अलग हुआ है ना ये। जी सेक्टर वाइज। अच्छा। सेक्टर लोग गाँव में सेक्टर तो गए। तो गाँव में आप लोगों ने सेक्टर बना लिए हैं। तो सेक्टर तो बड़े बड़े वो है। तो ये जो सेक्टर है, सेक्टर का नाम क्या रखा है आप लोगों ने? ये झिंझी मुसेठी झिंझी है मतलब। मुसेठी झिंझी। तो यहाँ का ब्लॉक कहाँ पड़ता है आपका? थलीसैंड ब्लॉक है। और विधानसभा कौन सी है आपको? विधानसभा श्रीनगर विधानसभा। तो वीर सिंह जी, आप गांव के अंदर बसे हैं, तो आप इससे पहले किस विभाग में नौकरी करते थे आप?
मैं आर्मी में करता था। आर्मी में? तो आर्मी में कितने साल जॉब किया आपने? 24 साल 24 साल। तो ऑल इंडिया में हर क्षेत्र में आप रहे? पूरा गया मैं, पूरा। बाहर देश में किस करना। रैंक से रिटायर हुए हैं आप? हवलदार से। हवलदार से रिटायरमेंट है आपका। तो गाँव में रहते हुए कितने वर्ष हो गए हैं आपको? मेरे को 28 साल हो गए। 28 साल हो चुके हैं। तो 28 साल से आपने गाँव को नहीं छोड़ा? नहीं छोड़ा। तो गांव को ना छोड़ने की प्रमुख वजह क्या, मतलब गांव में क्यों बसे आप आकर के? आप भी अन्य लोगों की तरह शहर में क्यों नहीं बसे जा करके? शहर में क्यों बसे? यहाँ पर घर को कौन देखता? जी जी इतना बड़ा मकान हमारा, जी जी, तो इसको कौन देखता? बिल्कुल सही बोला आपने कि भाई गांव को छोड़ करके जाना, और जो है फिर यहाँ से अगर सब छोड़ के चले गए तो इस गांव में कौन बसेगा? हाँ, तो जैसे हम 6 भाई हैं, तो इतना बड़ा मकान में 2 ही हैं। अच्छा, कितने बड़े गांव? केवल 2 परिवार रहते हैं 2 परिवार। और 6 4 मतलब तो 3 तो बाहर ही हैं, एक तो ऊपर लगा हुआ। अच्छा, एक मकान ऊपर बनाया हुआ है। हाँ, ये जो आपने काट के रखा है, ये क्या चीजें हैं? इसकी डंडियाँ तो मेरे ख्याल से रस्सी लेने का रस्सी बनाई। रस्सी के लिए इसका उपयोग किया जाता है। रस्सी के लिए रस्सी बनाई जाती है इससे। जैसे बाप रे रस्सी बनाते हैं गाय भैंसों के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, गाय भैंस के लिए रस्सी का इस्तेमाल किया जाता है। तो और क्या क्या खेती में क्या क्या अनाज होता है यहाँ पर? पर अनाज तो बहुत होता है, गेहूँ चौ लगा के, फिर ये झुमरा होता है, पौधा होता है, और बहुत बहुत से फसल होते हैं, धान होता है, बाकी ये राजमा वगैरह वगैरह सब मतलब ये। तो आप अपने लिए इस्तेमाल करते हैं उसको? जो भी अनाज यहाँ पैदा होता है उसको बिया मार्केट में बेचते भी हैं? नहीं, हम बेचते नहीं, तो आलू प्याज बेचते हैं, आलू ये लहसुन। तो अभी आप देखिए, अभी जो है आलू प्याज तो जो आलू प्याज के दाम आसमान छू रहे हैं। 80 रुपये किलो प्याज बिक रहा है शहर में, और जो है कम से कम 50 रुपये किलो आलू बिक रहा है। तो आप लोगों ने अभी किस रेट पे आलू बेचा है अपना? नहीं साल इस साल बेचा नहीं है? नहीं बेचा इस साल, तो हुआ ही नहीं। और पिछले साल क्योंकि यहाँ तो वो कर जाता है, ये होता है क्या बोलते हैं, साहिल बोलते हैं, जो शॉल सोलो बोलते हैं, शाही वो साफ कर जाता है। सुअर जो है पूरा उखाड़ देता है, उसको मतलब लगाते हैं, आलू मेनली लगाते। खेती को नुकसान और पशुओं से हो रहा है, पशुओं जंगली से जानवरों सबसे से। ज्यादा। तो एक चीज़ ये है कि आप देखिए कि पिछले साल आलू और प्याज का क्या रेट था? मतलब आपने पिछले साल क्या रेट में बेचा? पिछले साल ऐसे गया 15 रुपए किलो, 20 भी गया शुरू में, बाद में 15 भी गया। तो आप देख रहे हैं कि 15 रुपये किलो, 16 रुपये किलो आलू जो है ग्रामीण क्षेत्रों से बिक रहा है, और बिकने के बाद में ये शहर में जाकर के 80 रुपये किलो, 90 रुपये किलो बिचौलिए बेच रहे हैं। तो एक जो किसान है, किसान को एक उचित दाम भी जो है उस अपनी मेहनत का नहीं मिल पा रहा है। और ये समस्या हमारे इस उत्तराखंड की नहीं है, पूरे ऑल इंडिया की है कि किसान जो है आत्महत्याएं कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जो फसल का जो दाम है वो उचित दाम उन लोगों को नहीं मिलता, और वो कर्ज तले दब जाते हैं। कर्ज तले दबने के कारण जो है उनको कई समस्याओं से जूझना पड़ता है। मैं चाहूँगा कि जो सरकारें हैं, हमारे जो सरकार जो आज शासन में है, या ये केंद्र में है, चाहे वो राज्य में है, तो वो जो है उचित जो मूल्य है, एक मूल्य निर्धारित करे किसानों की जो फसल है, जो भी वो सब्जियां फसल उगाते हैं, उसे उचित दाम बनाए, उचित दाम, ताकि जो किसानों को मिले, ताकि जो है उनका जो जीवन चल रहा है वो अच्छे तरीके से चल सके। तो वीर सिंह जी, जैसे समस्याएं हैं, गांव छोटा सा है, मैं देख रहा हूँ कि अगर कोई बीमार पड़ जाए, कोई व्यक्ति या बुजुर्ग तो है, आप उसको कैसे आप स्वास्थ्य केंद्र तक लेके जाते हैं? स्वास्थ्य केंद्र कहाँ पर है यहाँ पर? थालीसरण ही है, फिर वो कहीं भी रिफायर कर सकते हैं। ज़्यादा जो जिसकी तबीयत ज़्यादा है, वो ख़राब है, तो रिफायर करते हैं, तो वो अपने आप भेजते हैं 108 से, या कोई वो हॉस्पिटल वाले भेजते हैं। फिर तो मतलब बेस हॉस्पिटल श्रीनगर भेजा जाता है? हाँ, बेस हॉस्पिटल श्रीनगर भेजते, कोई चलो देहरादून कर जाते हैं। तो यहाँ से थालीसरण कितने किलोमीटर दूरी पर स्थित है? यहाँ पर 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर दूरी पर है। तो आप देख रहे हैं कि थालीसरण जो एक जहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र है, मेडिकल की सुविधाओं के लिए एक स्थान है, और दूसरा जो है अन्य सुविधाओं के लिए जो मेन जो मार्केट है, वो यहाँ से थालीसरण जो 15 किलोमीटर की दूरी पर, जो कि एक ब्लॉक है इस गांव का, और वहाँ पर जो है कैंटीन भी वहीं पर, स्टेट बैंक भी वहीं पर है। तो 15 किलोमीटर जाना, अगर सपोज कोई बस नहीं चल रही है और किसी को इमरजेंसी में 15 किलोमीटर जाना पड़े, तो पैदल कैसे जाते हैं आप? पैदल भी जाने का रास्ता है? हाँ, पैदल तो जाने का रास्ता है। कितने किलोमीटर पैदल पड़ता है यहाँ से? 5 जाने का, 5 आने का। तो चढ़ाई उतराई सब होती है? चढ़ाई उतराई भी है। अच्छा। पैदल पथ भी है, मतलब पैदल रास्ता भी है? हाँ, पैदल भी है। मतलब जब मोटर मार्ग नहीं, मतलब आपके पूर्वज जो है वहाँ से हाँ, पैदल जाते थे यहाँ से थालीसरण, भाई यहाँ से पौड़ी भी जाते। धन्यवाद वीर सिंह जी, आपका बहुत आपने हमें जो इस गांव के बारे में बताया, अपने गांव के बारे में बताया। अभी मेरे सामने बैठे हैं एक बुजुर्गजन, तो मैं अभी आप लोगों से जो है इनकी मुलाकात कराने वाला हूँ। तो सर, आपका शुभ नाम? देवी सिंह भंडारी जी। तो देवी सिंह जी, आप जो है इसी गांव के निवासी हैं या? बिल्कुल इसी गाँव के जी। तो कितने साल हो गए गांव में रहते हुए आप लोगों को?
हमारे पिताजी ने 1915 में ज़मीन खरीदी थी। 1915 15 में से लगा लो कितने साल हो गए इस गाँव में। आना जाना हम तो नौकरी करते थे बाहर, जी जी। पर आना जाना हमारे यहाँ रहा। अच्छा घर मेरा पुश्तैनी घर यही है, जी। जन्म स्थान मेरा ये है। तो आप जो है किस विभाग में जॉब करते थे? सरकारी सेवा में था, जी। रिजर्व बैंक में था मैं। वहाँ पे कितने साल जॉब की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? मैंने 39 साल। 39 साल? हाँ जी। मतलब वहाँ भी सेवाएं दी हैं आपने? 1972 में मैं लग गया था, जी। 2011 में रिटायर हुआ है। तो आपको पेंशन वगैरह भी मिल रही है? मिलती है। अच्छा। तो फैमिली में आपके कितने भाई वगैरह हैं, मतलब भाई बहन कितने हैं? मेरे 6 भाई थे, एक बहन है, जिनमें 3 भाइयों का हमारा स्वर्गवास हो चुका है। जी। 3 भाई हम अभी हैं। तो आपकी उम्र कितनी है आज? मेरी है 74 प्लस। 74 प्लस हो चुके हैं, मतलब 74 साल की एज में भी आप फिट दिख रहे हैं मुझे। तो आज नहीं, आप जो है परमात्मा की देन है। जी, स्वास्थ्य जो है आपका मुझे ठीक दिख रहा है। तो आपने जब आप यहाँ पर आपका बचपन बीता और आपने अपना जो बचपन बिताया, आपने जो है मेरे ख्याल से जवानी भी यहीं बिताई होगी आपने, तो आपने जो समस्याएं देखी, मतलब समस्याएं जैसे आपने बताया कि उस समय तो मेरे ख्याल से सड़क भी थी या नहीं थी, जो मोटर मार्ग था या नहीं था उस टाइम? बिल्कुल नहीं थी। तो कैसे, मतलब आप जो है दूर क्षेत्रों में किस प्रकार जाते थे आप लोग? उस समय में चूल्हे लोग लाते थे, गुड़, ये नमक को कोट द्वार जाते थे पैदल। तो आप भी गए कभी? ना, हम तो नहीं गए, हमारे पिताजी गए, हम तो नहीं गए। अच्छा। तो वहाँ से गुड़ चना ऐसे जो ना लाते थे। जी, जी। 1 साल का गुजारा, नमक विशेष कर नमक। नमक लाते हाँ, थे? ढाकर व्यवस्था थी? हाँ, ढाकर में 2 गड्ढा से जी कोट द्वार। तो मेरे पिताजी बोलते थे कि हम 2 गड्ढा से ढाकर लाते थे। जी वो जो कहाँ थी यहाँ पर, ये तो गाय भैंस का चलन खूब था। जी जी हमारा भैंसों का काफ़ी बेड़ा था, बकरियाँ थी, जी। इनसे हम गुजर बसर करते थे। मित्रों, पुराने ज़माने में क्या था कि वस्तु विनिमय प्रणाली थी। वस्तु विनिमय के हिसाब से क्या चलता था कि सामान के बदले सामान मिलता था, पैसे नहीं थे। तो यहाँ के जो हमारे सुदूर पहाड़ी क्षेत्रों में, दूर दराज क्षेत्रों में जो लोग बसे हुए थे, ये वैसे क्षेत्र राठ क्षेत्र में आता है? राठ क्षेत्र में। जी, राठ क्षेत्र में आता। तो यहाँ के जो निवासी थे, ये जैसे बता रहे हैं कि ढाकर को लेकर के जाते थे और जो वस्तु विनिमय प्रणाली का जो एक सिस्टम बना हुआ था, उस सिस्टम को फॉलो करते थे। और यहाँ से कोटद्वार कितने किलोमीटर से? कोटद्वार यहाँ से 108 किलोमीटर 108 किलोमीटर। और पैदल आना जाना। दुगड्डा तो मेरे ख्याल से उससे भी दूर है। दुगड्डा पहला है, दुगड्डा दुगड्डा पहले। हमारा यहाँ से पहले पड़ता, वो कम है। अच्छा, वो कितना होगा? दुगड्डा में कोटद्वार 15 किलोमीटर का फर्क है। अच्छा, 15 किलोमीटर। फिर भी जो है यहाँ से लगभग 95-100 किलोमीटर का मतलब मान लें, तो इतना दूर पैदल यात्रा करके यहाँ के जो निवासी पूर्वजन, जो बुजुर्ग थे, जो पूर्वज थे, वो जाया करते थे। और यहाँ से सामान लेकर के जाना कंधे पर, आप सोचिए कितनी उनको समस्याओं को जो उन्होंने झेली हैं। और वो सामान को लेकर के फिर वहाँ से सामान लेकर के आते थे। स्पेशली गुड़ हो गया, नमक तो ऐसी चीज़ें हैं, मतलब अनाज तो घर में हमारा हो जाता था, पर ये चीज़ें साल भर के लिए। जी जी। देखिए, खाने में स्वाद जो है नमक के बिना नहीं आता। और एक नमक के लिए ही जो इतनी दूर की यात्रा करना वाकई में जो है बहुत जो है अपने आप में काबिल तारीफ बात है कि मतलब हमारे बुजुर्गों ने, हमारे जो पूर्वज हैं, उन लोगों ने जो इस प्रकार से जो इतनी दूर दूर उन्होंने पदयात्राएं की। बिल्कुल। तो पुराने ज़माने में जैसे आप बीमार पड़ते थे, जैसे आपके आज 74 प्लस एज हो गई है, जब आप लगभग 10-12 साल 15 साल के रहे होंगे, 20 साल के रहे होंगे, तो जब आप बीमार पड़ते थे तो क्या 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 सुविधाएं थी यहाँ पर स्वास्थ्य? हाँ, बड़े बड़े वैद्य होते थे, वैद्य। हाँ, नाड़ी वैद्य, नाड़ी देख के समझते क्या तकलीफ है इनको। अच्छा। जिसको बोलते हैं ना कि बुखार है या पेट में कब्ज है, जी जी। वैद्य सब कुछ करते थे, जड़ी बूटी से हमारा इलाज होता था। मतलब आयुर्वेदिक तरीके से हाँ इलाज जी, किया जाता था। हाँ जी। कोई इंग्लिश वगैरह कोई थैली सैंड में थे, जी जी। पर वहाँ कोई जाता नहीं था, कि घर में ही सब कुछ हो जाता था, दवाई दारू से आदमी ठीक हो जाता था। तो जैसे हमारा जो उत्तराखंड है वो देवभूमि कहा जाता है। हाँ जी। तो आपका जो कुल देवता कौन है? आपके कुल देवता के हमारे किसको? भैरव भगवान है, भैरवनाथ। भैरवनाथ आपकी कुल माता साथ में है जी और भैरवनाथ का मैया है जी। भगवान भी हमारे। घंडियाल हमारा एक देवता है जो मतलब गाँव का भूमियाल। भूमियाल है। हाँ, जो भूमियाल जो देवता है वो घंडियाल देव है, जैसे मैंने आपको बताया भी, मैंने आपको दिखाया भी था, जो उन्होंने एक स्थान ऊपर बना रखा है हाँ। घंडियाल देव का। तो भूदेव के रूप में जो उनको वहाँ पर जो स्थापित किया गया, और उनकी जो है समय समय पर मतलब 4-5-6 साल में पूजा की जाती है पूरे। 3 साल में कोशिश। 1915 से पहले कुछ इतिहास पता है आपको अपना? 1915 में हमारे पिताजी बताते थे, हमारा चमोली में था गांव, लोहबा पट्टी में, घंडियाल गांव। घंडियाल गाँव। हाँ जी। अच्छा। तो वहाँ से यहाँ पे खरीदारी की 1915 में मेरे पिताजी के चाचा जी थे, नीचे वाले मकान के नीचे वाले, जी जी। दोनों चाचा भतीजे ने गाँव खरीदा था। अच्छा। तो वो जो थे यहाँ के जो पूरे गांव के मालिक थे, गोपाल से था। ये गांव विशेष करके जॉन हेनरी थे, जो यहाँ के गांव के थे, उनकी शादी नहीं थी, वो चाय बागवान थे यहाँ।
अच्छा, टी स्टेट था हाँ जी, चाय बागवान थे। हेनरी साहब के 2 बंगले थे, एक महल बंगला, एक ऊपर का बंगला था, एक नीचे का। उनका निवास स्थान था नीचे बंगले में। अच्छा, तो हेनरी शाह यहाँ के राजा हुआ करते थे एक तरीके से। ना वो राजा थे, अंग्रेज उस वक्त राजा थे। जी जी जी। उनके जो चाय बागवान थे, हेड क्वार्टर यहाँ था। 1915 में तो हमारा देश वैसे ही गुलाम था। हाँ। वही जब आप लोगों ने उससे पहले तो हमारे पिताजी बोलते थे कि जब हमने जगह ली तो मैं 15 साल का था। जब हमने गांव पे 15 साल का था मैं उस वक्त। तो मित्रों देखिए कि उत्तराखंड में जो अंग्रेजों ने देवभूमि को भी नहीं छोड़ा, यहाँ पे उन्होंने गुलाम बना रखा था। इस क्षेत्र में, इस पहाड़ी क्षेत्र इतना दूर, अगर आप देखा जाए तो अगर देहरादून से मैं आइडिया लगाऊं तो ये 200-250 किलोमीटर के आसपास पड़ता है शायद ये। हाँ तक मुसेटी गांव जो है 200-250 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। तो इतना दूर देहरादून से, और जबकि जो है एक गढ़ था वो तो मेरे ख्याल दिल्ली में था, जो एक गढ़ उन्होंने बना रखा था। तो दिल्ली से जो ऑपरेट करते थे अंग्रेज लोग, तो अंग्रेज लोग यहाँ आकर भी जो है लोगों ने जो है हमारे इस काम, मैं तो कहूँगा उन्होंने यहाँ के हमारे क्षेत्र को प्रदूषित किया। तो जो है उन्होंने यहाँ की संस्कृति को भी खराब करने की कोशिश करी, और आखिर में अंग्रेजों को जो है 1947 में छोड़ के जाना पड़ा हमारे देश को। और मतलब यहाँ पर तो लोगों ने स्ट्रगल किया, मतलब उन्होंने लड़ाई लड़ी आज़ादी कौन के लिए। करता, यहाँ तो हमारा शांत बात इलाका था। यहाँ को श्रीलंका अंग्रेज तो चाय बागवान थे उसके यहाँ 3 हेड क्वार्टर था मुसेटी, अच्छा, और पिथौरागढ़ चाय की बागवान थे, और सिलकोट है चमोली में, वहाँ से चाय, यहाँ से पत्ता आता था, यहाँ से कच्चा पत्ता जिसके ना रॉ मटेरियल जाता था इंग्लैंड से आता था कि ब्रूक बॉन्ड, लिप्टन चाय बन के आती थी। ब्रूक बॉन्ड में चाय पत्ती हुई थी जमाने में। ब्रूक बॉन्ड तो बहुत टाइम का एक ब्रांड के रूप में ब्रूक बॉन्ड को बहुत बड़ी प्रसिद्ध थी। स्पेशल चाय हुआ करती थी। तो चाय जो है लेकर के अंग्रेजी आए यहाँ के लोग दूध वगैरह, दूध दही मक्खन के शौकीन थे, लेकिन चाय के बारे में कोई नॉलेज नहीं था। तो बेसिकली जो है देखा जाए तो अंग्रेजी इंडिया के अंदर, और इंडिया के अंदर के हमारे उत्तराखंड के अंदर छोटे से गांव के अंदर भी देखिए कितना उन्होंने जो एक सिस्टम बना रखा था कि चाय को उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया। और आज चाय जो है मेरे ख्याल से दिन भर में कितने कप चाय पी जाते हैं? बहुत चाय पी, यहाँ चाय बहुत हो गई है। तो चाय की लत लगा दी अंग्रेजों ने। तो ये लत जो हमको लगाई है, देखिए चाय की जो अंग्रेजों की देन है। अंग्रेजों ने यहाँ हमारे गांव को भी नहीं छोड़ा, जो हमारा एक गांव है उत्तराखंड में बसा हुआ छोटा सा मुसेटी गांव। इस मुसेटी गांव में भी उन्होंने चाय के बगान बनाए। और ऐसे में आपने क्या क्या चीज़ देखी? आना दो आना मतलब क्या था, क्या व्यवस्था थी? जब आना दो आना था, पैसा 1 पैसा 2 पैसा चलता था, मतलब हाँ 6 वाला पैसा होता तांबे का, एक आना, और 2 आना होता था ये ऐसा चौखट स्क्वायर टाइप का। आजकल तो गोल है, पर पहले 2 आना ऐसा होता था, ऐसे 2 अन्नी। चाराना चवन्नी को बोलते थे शायद। हाँ चवन्नी, अठन्नी को आठाना बोलते थे। हाँ जी। तो चवन्नी अठन्नी देखिए 25 पैसे तो अब आज के डेट में चलता है। 25 को चाराना बोलते थे, 25 पैसे को चाराना बोलते थे, और 50 पैसे को आठाना बोलते थे। उसके बाद फिर रुपया बनता था। बिल्कुल 1 रुपया। हाँ 1 रुपया। 1 रुपया का मतलब बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात है उस समय में। 1915 थी, किसी के जेब में 1 रुपया तो मतलब बहुत कुछ था। बहुत बड़ी चीज़ थी, बहुत बड़ी। और आज 1 रुपया जो आप देखें तो लोग ऐसे ही मतलब जो है रास्ते में फेंक देते हैं। हाँ अब 100 अब 1 रुपया कहाँ होता भी नहीं है। जी जी ना मात्र समझो आप। हाँ जी। आजकल सब डिजिटली कर रहे हैं आप लोग, डिजिटल कनेक्ट। बिल्कुल रुपए का कोई मतलब ही नहीं। जी जी जी। तो देखिए चवन्नियों से, अठाने से, चवन्नी से ये जो है हमारे जो मुद्रा चली, और मुद्रा चलते चलते आज ये जो है ऑनलाइन जो है लोग पेमेंट कर रहे हैं। कहीं गूगल पे चल रहा है, कहीं जो है भीम ऐप के थ्रू हम लोग पेमेंट कर रहे हैं। तो पूरा कितना चेंजेस आ गया, कितना जो है सोसाइटी कितना बदल गई है, और हमारी जो व्यवस्थाएं कितनी बदल चुकी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका साहब, आपने जो हमें विस्तृत जानकारी दी गाँव के बारे में। 1915 की कहानी सुनाई। 1915 की कहानी तो सुनने को मिलती नहीं है आज की डेट में। जो है बहुत कम बोला। जी जी, हमारे पूर्वज कहाँ से है, आपको कम से कम हमारे जो आने वाली पीढ़ी और हमारी जो आज की पीढ़ियाँ हैं उनको नहीं पता कि हमारे जो पूर्वज कहाँ से है, कहाँ के बसे। तो ये बात उनको पता चलनी चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी से आग्रह करूँगा कि आप जिस भी क्षेत्र में बसे हुए हैं उस क्षेत्र में जरूर अपने इतिहास को जानें कि हमारे पूर्वज कहाँ से आकर के उस गाँव में बसे थे, और अपने आने वाली पीढ़ी को जरूर इस बारे में बताएं, ताकि जो है हमारी संस्कृति बची रहे, हमारा कल्चर बचा रहे। इस उत्तराखंड का नहीं, मैं तो कहूँगा पूरे देश का, पूरे भारत का हमारा कल्चर बचा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका। थैंक यू वेरी मच।